KP classes dedicated to excellence. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लैट 2026 स्टूडेंट्स। अब आपके एग्जाम में केवल और केवल 3 महीने का टाइम रहता है और इस 3 महीने में कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करें कि हमारा जो सिलेक्शन है हम उसको इंश्योर कर सकें, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर कमिंग अप विद अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैक्सिमम नंबर्स स्कोर कर सकते हैं इस क्लैट 2026 एग्जाम के लिए। अब ऐसा ये जो काम है ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि अगर हमें मान लो बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें क्या पढ़ना होगा। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें इस क्लैट एग्जाम को क्लियर करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, वी जस्ट नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, आपको ये बात समझ आ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं देखी है, देयर आर स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो स्कूल जाते हैं, स्कूल का होमवर्क होता है, असाइनमेंट होते हैं, बोर्ड का प्रेशर है, उसके साथ ये चीजें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। So you can take the help or the guidance of the people who are helping you throughout this journey। तो हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, हम जितने भी बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत भी इस एग्जाम का आइडिया है उनके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स लेकर के आए हैं जिसमें हम आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर, इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग एंड टू एंड कवर करने वाले हैं इन जस्ट 3 months, along with that the complete revision of all these things and that too within the 3 months of time। कि ये 3 months जो है हमारे पास, अगर आप बिगिनर हैं, आपको बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम की, तब भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके, ये हम इंश्योर करने वाले हैं ये इस कोर्स में। अब इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर, इंग्लिश और उसके बाद आपका जो आपका जीके एंड करंट अफेयर है, ये सभी सब्जेक्ट की एंड टू एंड इंटायर सिलेबस कवर होने वाला है। उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग द रिवीजन ऑफ ऑल दीज क्लासेस और उसके साथ साथ दिस इज नॉट इट, उसके साथ साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट और जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उतनी ज्यादा आपकी तैयारी रॉक सॉलिड हो जाती है। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमें इस एग्जाम में किस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करनी होती है, तो हमें यह समझना है। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं ना, जब हम आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वांट की तैयारी करनी होती है, तो हमें यह देखना होता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पे आता है। आई होप नाउ अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आई होप आपको डेटा इंटरप्रिटेशन अब तक पता लग गया होगा कि क्या होता है। स्टिल एज आई सेड कि ये बिगिनर के लिए भी है और ये एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए भी है। जो एडवांस वाले स्टूडेंट है उनके लिए रिवीजन प्लस बूस्टर रहने वाला है और जो बिगिनर है उनके लिए तो ये रिवीजन, पहली बार पढ़ना और बूस्टर, ये तीनों एक साथ आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय डीआई, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा इंटरप्रिटेशन। उसको अगर आप ब्रेक करो, ये क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। दैट मींस यू व्हाटएवर डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यू जस्ट नीड टू इंटरप्रेट दैट डेटा। क्या हम ये चीज लीगल में नहीं करते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन? क्या हम ये इंग्लिश में नहीं करते हैं? क्या हम ये लॉजिकल में नहीं करते लॉजिकल इंटरप्रिटेशन? मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करें लीगल की, पैसेज दे रखा है, पैसेज को इंटरप्रेट ही तो करते हैं आंसर निकालने के लिए। लॉजिकल में पैसेज दे रखा है, पैसेज को ही तो इंटरप्रेट करते हैं आंसर निकालने के लिए, तो वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, वो लीगल इंटरप्रिटेशन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पे आपको अपनी रीडिंग पे काम करना है। आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपने पैसेज पढ़ा, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्या है, हमें रीडिंग एबिलिटी में ये चीजें समझ आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि क्वांट में हमें पढ़ना क्या है, तो डीआई पढ़ना है। अब डीआई का मतलब क्या हो गया, डेटा, डेटा को इंटरप्रेट करना। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आने चाहिए, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए आपको परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, इनके कॉन्सेप्ट को मास्टर करना होता है। मतलब अगर आपने डीआई को मास्टर करना है, आपको परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा, आपको रेशियोज पे काम करना पड़ेगा, आपको एवरेजेस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपने ये टॉपिक रॉक सॉलिड कर लिए, इसमें भी आपका जो 70% जो वेटेज है ना, वो परसेंटेज का ही होता है। योर एग्जामिनेशन इज मेजॉरिटी डोमिनेटेड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। When I'm saying percentage, it also include profit and loss percentage, जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, जिसमें हमारा रेवेन्यू भी आ जाएगा, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज इन 3 months हमें कैसे करना है। और डीआई अब जैसे डेटा को इंटरप्रेट करना है, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए परसेंटेज, रेशियो, एवरेज सीखना है। ठीक है, डेटा कैसे दिया जाएगा। अब डेटा क्या है, क्लैट एग्जाम में मोस्टली ये केस समरी फॉर्मेट में आता है, केसलेट में आता है।
मतलब ये ऐसा 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 लिख रखा होगा, देयर इज अ कंपनी हु इज डूइंग अ बिजनेस एंड दे आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस इन दिस ईयर, दे हैव दिस मेड दिस प्रॉफिट, दे हैव मेक दिस एक्सपेंडिचर एंड व्हाटएवर द प्रॉफिट दे हैव जनरेटेड। तो एक पूरा का पूरा एक आपको कॉम्प्लेक्स पैसेज दे देंगे। इसको हम बोलते हैं दिस फॉर्म ऑफ डीआई इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्म ऑफ डीआई इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस फॉर्म ऑफ डीआई इज कॉल्ड एज केस लिट डीआई, दिस फॉर्म ऑफ डीआई इज कॉल्ड एज केस लिट डीआई, दिस फॉर्म ऑफ डीआई कॉल्ड एज व्हाट, केस लिट डीआई। ये हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है केसलेट डीआई। अब उसके बाद जब मैं आपसे बात करता हूं, ये तो हो गया मोस्ट पॉपुलर टाइप जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे अगर हम पॉपुलर टाइप की बात करते हैं तो वो हमारा होता है पाई चार्ट का। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पाई चार्ट में हमें एग्जाम में डेटा देखने को मिलता है। अब जैसे मान लो अगर आपने बोला कि एक फैमिली है, उसकी इनकम का पूरा ग्राफ दे रखा है कि उनकी इनकम मान लो 50,000 है, उसका वो 50% यहाँ खर्च करते हैं, 10% यहाँ खर्च करते हैं, 20% यहाँ खर्च करते हैं, रिमेनिंग उनकी सेविंग होती है, उनके महीने की सेविंग क्या होगी। So this data can be given in this format. It also can be given in pie chart. This also can be given in a tabular format. This also can be given in any other format, like for example bar graph, radar DI, divide bar graph or line graph. In any of these format, this data can be given. तो DI के रिस्पेक्ट में हमें कुछ नया नहीं सीखना। DI आप इंटरप्रेट कर पाओगे इफ यू नो द परसेंटेज रेशियोज एंड एवरेज वेल। अगर आपको परसेंटेज रेशियोज और एवरेज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप DI तो कर लोगे। डीआई में तो आपको डेटा पढ़ना सीखना है कि डेटा हम पढ़ते कैसे हैं। और ये सीखना क्या, अगर आप क्रिकेट देखते हो आपको एक ग्राफ में दिखाया जाता है कि कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब डेटा का इजी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन क्लैट एग्जाम क्या करता है, उस डेटा का इजी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देता, वो आपको केसलेट फॉर्मेट में डेटा देते हैं। तो उस केसलेट फॉर्मेट में जो हमारा पहला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया जाता है हम उसको पढ़ते हैं, उससे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। जो भी डेटा हमें दे रखा होता है हम उससे एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल को ड्रॉ करके उसमें इस डेटा को रखते हैं ताकि हमारे लिए डेटा को पढ़ना आसान हो जाए। डेटा को पढ़ना आसान हो गया, दिस विल हार्डली टेक 1 मिनट। फिर उसके बाद जैसे ही आपने टेबल बना ली, मान लो इसमें 2 मिनट भी लग गए, 3 मिनट भी लग गए, लेकिन एक बार अगर आपकी टेबल रेडी हो गई तो आपका जो 90% काम है वो हो जाता है वहीं से। क्योंकि फिर आपको डेटा सडन दिखने लग जाएगा, फिर आपको ऑप्शन को यूज करके कैसे वो चीजें करनी है, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि कैलकुलेशन बड़ी टफ होती है, अरे यार कैलकुलेशन नहीं हो पाती, मैं तो कर लेता हूँ, क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, टाइम लग जाता है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ होती है तो आपको ये समझना है भाई तरीके होते हैं इन एग्जाम में। ये आपका स्कूल वाला एग्जाम बिल्कुल नहीं है। स्कूल वाले एग्जाम में क्या होता है कि आप गए, आपको आंसर निकालना ही है, स्टेप के भी नंबर मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलते, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के, आपको उसी में से सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम यूनिट डिजिट सीखते हैं, कैसे हम यूनिट डिजिट को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं विदाउट इवन डूइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें हम सीखते हैं कैसे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो अगर आपने ये तरीके सीख लिए, यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर विद इन सेकेंड्स। लेकिन ये सब तरीके सीखने के लिए आपको डेडिकेशन तो देनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ये अपने एंड पे कर सकते हैं दैट इज वेरी वेल एंड गुड। लेकिन अब 3 मंथ्स का टाइम है, इट इज नॉट अ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। सो आपको एक चीज करनी है, अगर आप अपने एंड पे कर सकते हैं इट्स योर कॉल, अगर आप चाहते हैं यू कैन टेक द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑल्सो। चलिए वापस आते हैं परसेंटेज रेशियोज एवरेज। अगर हम इस एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं एटलीस्ट इन क्वांट सेक्शन, तो हमें समझना होगा परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से। परसेंटेज परसेंटेज इतनी बार हो गया, आई होप अगर आप YouTube पे जाएंगे बहुत बार हमने ये कर रखा है। इवन दिस सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ दिस। We have uploaded certain videos on KP CUET also and we have done certain videos on KP CLAT also. तो यहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब जैसे मान लो मैं परसेंटेज की आपसे बात करता हूँ, परसेंटेज में भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीजें हमें समझनी होती हैं जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करती है। कम ऑन कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले, और लॉन्ग वीडियोस आर आल्सो अपलोडेड ऑन द ऐप, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। यू कैन डाउनलोड द केपी एग्जाम प्रेप ऐप, तो एटलीस्ट फ्री एक्सेस का तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, कुछ परसेंटेज होते हैं जिनकी हमें फ्रैक्शन अगर पता होगी तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं ना, अरे यार परसेंटेज में तो कैलकुलेशन नहीं हो पाती, बस कैलकुलेशन ये उनके लिए जो कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। ये आपके, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, then after that 1/18,
1/19, 1/20। एटलीस्ट इतने फ्रैक्शन अगर आप याद कर लेंगे ना, ये है क्या क्या यूटिलाइजेशन है, आपने पढ़ रखा होगा, आपको समझ आएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वापस समझ लेना, समझने के लिए तो आए हो यहाँ पे। अगर अभी तक नहीं समझ पाए आप समझ लोगे, अगर अब भी आपके अंदर अब भी नहीं समझ आता नहीं समझोगे, फिर 50%, 33.33%, ये आ जाएगा 25%। इसका यूज क्या है अभी हम समझेंगे। ये आ जाएगा 20%, ये आ जाएगा 16.66%, ये आ जाएगा 14.28%, और फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा 12.5%। ये जैसे 1/4 था ना, 1/8 हाफ हो जाएगा इसका, 1.11%, 10%, 9.09%, और फिर 1/12 है, 1/6 का हाफ हो जाएगा, 1/6 16.66 है, ये 8.33% हो जाएगा। अब ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 100/13 अगर हम करेंगे 7.69%, 1/14 करेंगे तो 7.14%, और 1/15 करेंगे अगर हम, ध्यान से देखो, अगर हमें 1/15 निकालना है ना, तो हम किसको हाफ कर सकते हैं, 1/5 को हम क्या कर सकते हैं, 1/5 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6.66% आ जाएगा। अब 1/16 है, 1/8 कहाँ पर दे रखा है, देखो ध्यान से, 1/8 हमारा 12.50 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25%। तो बहुत इजीली हम इनको निकाल सकते हैं। 1/17, 1/18, 1/19। अब 1/19 कितना, 5.26%, 1/17 कितना, 5.88%। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 1/18, अब अगर आप ध्यान से देखो 1/18 क्या है, इसका हाफ होगा। 1/18 किसका होगा, 1/18 1/9 का हाफ होगा, तो इसको हाफ कर दो 11.1, आपको समझ आएगा 5.55 आएगा, 5.55%। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें क्या रह गया, 1/20 मतलब 5%। तो अगर आप ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लेंगे ना, तो ये आपको अप्रोक्सीमेशन में भी हेल्प कर सकता है, ये आपको कैलकुलेशन में डायरेक्टली हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, यू टेक अ पॉज ऑन दिस स्क्रीन, और आपको ये फ्रैक्शन नोट करने हैं, उनको हम कैलकुलेशन में थ्रू आउट दिस सीरीज यूज करने वाले हैं, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपने ये सब स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिया होगा। ये लिख लेना, अगर अब भी इतना आलस है ना मन में कि स्क्रीनशॉट कर लिया, सर मेहनत कर लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता ना, तो नोट कर लेना। चलिए, ये हो गई परसेंटेज की वैल्यू। अब उसके बाद हमें समझना है कि ये तो हो गया परसेंटेज फ्रैक्शन। अब उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके क्या है, तो इसके लिए हमारे पास 4 चीजें हैं। ए परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, और तीसरा है ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। चलो एक ही में कर ले, बहुत बार हम अपने यूट्यूब पे कर चुके हैं, लेकिन अब करें क्या, एग्जाम में आते ही यही है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ज्यादा टॉपिक आते हैं, स्पीड डिस्टेंस आ जाता, टाइम एंड वर्क आता, टाइम एंड डिस्टेंस आता, फिर उसके बाद पीएनसी आता, प्रोबेबिलिटी आता, तो ये सब भी कर लेते हैं। ए परसेंटेज ऑफ बी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ए इंटू बी बाई 100, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए बाई बी इंटू 100, और जब यहाँ पर इसकी बात करेंगे मोर और लेस, तो ए डिफरेंस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। तो ये इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने वाली रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ए परसेंटेज ऑफ बी बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों को तो लग रहा है अरे यार ये क्या टाइम पास है लेकिन बिगिनर के लिए भी है ना, थोड़ा आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। 25% मतलब 1/4 अभी क्या था, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 21 आ जाएगा। तो ये मतलब हो गया ए परसेंटेज ऑफ बी, निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, जिससे कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 100 विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंटम। परसेंटम मींस पर 100 की कैलकुलेशन को हम परसेंटेज बोलते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैंने बोला एक क्लास में टोटल 41 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में टोटल 82 स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर आस्किंग द स्टूडेंट्स इन क्लास 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2। सुन के लगेगा अरे यार ये क्या परसेंटेज, इसका इसका उसका उसका, लेकिन ये क्या है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, द स्टूडेंट इन क्लासरूम 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम 2। तो ये कैसे आएगा, 41 डिवाइडेड बाय 82 इनटू 100। आई होप आप यू रियलाइज दैट इट वुड बी 250%। मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पर है ये इससे कितने परसेंटेज है, तो ये इसका 50% है, डायरेक्ट आपको देख के लग जाएगा कि हाफ है मतलब 50-50% है। ये तो होगी दूसरी बात। अब उसके बाद तीसरी बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि जो स्टूडेंट क्लासरूम 1 में है वो दूसरे स्टूडेंट से कितना कम है, ये भी तो निकालना हो सकता है कि द स्टूडेंट इन क्लासरूम 1 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द स्टूडेंट इन क्लासरूम 2। तो अब ध्यान से देखिए ये इससे कितना कम है, इससे 41 कम है, और 41 कम है किस पे, 82 पे। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, द स्टूडेंट इन क्लासरूम 1 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द स्टूडेंट इन क्लासरूम 2, इससे कितने परसेंटेज कम है।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस 41 का आएगा, और 41 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 100 करेंगे, ये वही है डिफरेंस डिवाइड बाई। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये भी क्या आएगा, 50% आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, अगर ये इसका 50% है मतलब 50% कम है, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं उसके लिए ये एक सैंपल है जो आप देख सकते हो, जो आप समझ सकते हो। चलो ये तो हो गई बेसिक बात, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आपको इन चीजों पे क्लैरिटी आएगी, फिर हम उसके बाद आएंगे रियल टाइम क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं इन क्यूए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे क्यूए। हम बात क्या कर रहे थे, जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 14.28% ऑफ 49। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है और तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करें, अरे इतना टाइम थोड़ी है, 1/7 है, ये 7 हमारा आंसर है। ये है तरीका, किस लिए वो फ्रैक्शन याद करना है, इसलिए वो परसेंटेज वैल्यूज हमें समझनी है ताकि हम अप्रोक्सीमेशन यूज करके आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो ये तरीका है। आप जैसे मान लो अगर मैंने आपसे बोला एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स है, 49 है, एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 70 स्टूडेंट्स। नाउ दे आर आस्किंग द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम 2। या मान लो एक विलेज की पॉपुलेशन है 79,000, एक विलेज की पॉपुलेशन है 70,000। So the population 1 is what percentage of population 2। तो आप क्या करोगे, 49 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। अब ये क्या आएगा, इसको अगर हम 7 से सिंप्लीफाई कर दे ये 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 0 और 0 बैलेंस हो जाएगा, 70% आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर ये 70% है ना, इसका मतलब कितना कम है, 30% कम है। अब ये 30% कम है कैसे निकालेंगे, कैसे देखना, ये इसका और इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का आएगा 21 का डिफरेंस इज देयर ऑन 70 इंटू 100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 30% आ जाएगा। तो दोनों ही आप समझ सकते हो, अगर ये पहली यूनिट दूसरी यूनिट का कितना है 70% है तो कितना कम हो गई, 30% कम हो गई भाई, 70% है, 50% है तो 50% कम हो गई। तो ये इस तरीके से ये चीजें हमें समझनी होती है, ये हमारी बेस है, ये हमारी फाउंडेशन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, जस्ट लेट मी चेक वंस। अगर हमारे पास पीडीएफ इसमें होगी तो ठीक है, अदरवाइज एडिटर साहब उसको मर्ज कर देंगे, फिर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। वैसे आई गेस होना चाहिए। लेट्स सी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, आई होप स्पेलिंग सही लिखी मैंने। डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास प्रैक्टिस शीट, बोथ आर डिफरेंट। आई होप यही हो, अगर ये नहीं होगी तो यहाँ पे लगेगा कट, यही है, नहीं लगेगा कट। चलिए देखो क्वेश्चन में हम इन चीजों को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन, चलो ये तो थोड़ी चीजें हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दिखने में लगेगा भाई साहब क्या क्वेश्चन दे दिया, कोविड-19 पैंडेमिक टर्न लाइफ अप्स एंड डाउन फॉर मेनी फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। Mr. Abhishek was working as a sales executive in a famous marketing company. Due to COVID-19 pandemic lockdown restrictions, Mr. Abhishek was not able to achieve his monthly targets, which resulted in a reduction of his salary. So far, he spent his monthly income lavishly without any planning and prior calculation. However, the prevailing situation completely plan ठीक है। ओ भाई अब फिर कोई पढ़ेगा इसको बोलेगा यार बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं क्लास में, किस बात का बड़ा क्वेश्चन है ये, यहाँ तक तो कुछ दे ही नहीं रखा, किस बात का। अब लोग यहाँ तक पढ़ते रहते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है एग्जाम का, जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी, उनको लगता हो भाई साहब क्या क्वेश्चन दे दिया। अब ये इस बात का कोई मतलब है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत है, कहानी का कोई मतलब होता है नहीं, कहानी का मतलब होता है लेकिन मैथ में कहानी का कोई मतलब नहीं होता। चलो अगर मैं इसको पूरे बोर्ड पे दिखा दूं ना, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे दे रखा है कि उन्होंने अपनी ही फाउंड दैट एक आदमी है कोविड-19 पैंडेमिक में उसका क्या हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उसकी थोड़ी सी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। तो उसने सोचा कि अब मैं अपने जो खर्चे करूंगा ना वो बड़े प्लान्ड खर्चे करूंगा, बहुत प्लान करके खर्चा करूंगा। तो उस प्लान करके खर्चे में उसने क्या डिसाइड किया कि भाई वो अपनी सैलरी का 23% इनकम का फूड पे खर्च करेगा, 15% हाउसिंग पे खर्च करेगा, 12% चाइल्ड एजुकेशन पे और ट्रांसपोर्टेशन पे 10%, ऐसे ऐसे वो अपना खर्चा करने वाला है। अब पूछा गया अगर उसका टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर वाज 56,000, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। अब आपको पहले ही दिख गया कि फूड पे कितना खर्चा हुआ है 23%, और 23% आपको किसका निकालना है 56,000 का। भाई पूरी सैलरी आपको दे रखी है 56,000, उसका 23% किस पे जाता है, 23% जाता है फूड पे। तो भाई इसका निकाल दो 23%। अगर आप ध्यान से देखो, 3 into 6 हम इसको कैसे निकालते हैं, 56,000 into 23 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से समझिएगा, ये 2 0 बैलेंस हो जाएंगे, 1 0 आएगा, 6 into 3 कितना 8 आना चाहिए, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता।
कोई बैठ जाए मल्टीप्लाई करने। ऑल तो मल्टीप्लिकेशन टफ नहीं है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन के। लेकिन आप पहले समझो 3 इंटू 6 यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 0 तो आएगा ही, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। होगी बात ये दोनों नहीं हो सकते। अब दूसरा क्या है, या तो ये होगा या तो ये होगा, कौन सा होगा ये समझते हैं। देखो 23% दे रखा है, 25% होता मतलब 1/4 होता, और अगर ये 1/4 होता तो कितना होता, 14,000 होता। तो जब इसका 25% ही 14,000 है, जब इसका 25% ही 14,000 है, तो 23% 14,000 से कम होगा। तो आप समझ गए आंसर ये होगा, ये थोड़ी होगा। इतनी सिंपल सी बात है ये। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान से ये समझना है कि आपको यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ी, मुझे कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आपको सीखना है राइट अप्रोच क्या है क्वेश्चन की। आप समझिए, इट इज नॉट अबाउट कि आप गधों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए और क्वेश्चन का आंसर आ गया एंड यू आर गुड टू गो। आपको सीखना है हाउ वी गेट दी आंसर, किस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ, right? This is about the question number 1. Let's talk about the question number 2. It says if the total amount spent is 56,000, how much more money was spent on clothing and housing together? How much money was spent on clothing and housing together? Now we can find out the percentage that is spent towards it. He spent 10% clothing and his family. 10% is going on clothing, and on housing he is spending 15%. Now try to understand. He is spending 15% plus 10% towards these two. So total will be 25%. Total will be 25%. That means 1/4. 1/4 of 56,000 will be 14,000. You are again getting the answer. No, these type of question will hardly take seconds in the exam, but only and only then if you know the concept well. So if you want to excel in this TI, if you want to excel in the quant, and if you want to excel in this exam, this is a course which is meant particularly for you. In case you are having any doubts, any query related to this course, do let us know in the comment box. We'll be right back with the answers in the comment box also. And along with that, this is a video that is dedicated for the quant section. Then after that there will be a video on logical, then after that there will be videos on other topics also. So thank you so much for being with us. I wish you all the very best for CLAT 2026 exam. KP classes. Dedicated to excellence.